भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी सफल होना चाहता है। किसी को भी धैर्य नहीं है। जिस प्रकार कोई बीज सबसे पहले पौधा बनाता है, उसके कुछ सालों बाद वह फल देने लायक बनता है, उसी प्रकार कामयाबी को प्राप्त करने में समय जरूर लगता है। बिल्कुल नरेंद्र, जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए सब्र का होना बहुत जरूरी है। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में सब्र के साथ सोच विचार कर निर्णय लें। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। हेलो इंडिया, मैं हूं नरेंद्र सिंह। नरेंद्र, सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हेलो इंडिया में हम क्या कुछ खास लेकर आए हैं। देखते हैं हेलो इंडिया हाइलाइट्स। नजर डालेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या है तैयारी, मॉनसून सत्र से पहले कब होगी सर्वदलीय बैठक, इसके अलावा देश की मुख्य खबरें। पॉजिटिव स्टोरी में आपको बताएंगे चुनौतियों का सामना कर कैसे 53 वर्षीय महिला ने लाखों महिलाओं के लिए पेश की मिसाल। साथ ही देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा का पर्व। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसके अलावा पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। इसके अलावा होगा और भी बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी ने तेजी पकड़ ली है। चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित स्थानों पर मतपेटियों और पत्रों का वितरण शुरू हो चुका है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। इस घोषणा को कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना का निजी फैसला बताया। हालांकि दोनों पार्टियों ने शिवसेना के इस फैसले पर नाराजगी भी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल झारखंड के देवघर में 16,800 करोड़ लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास संभव है। उनकी सरकार पिछले 8 सालों से इसी सोच के साथ काम कर रही है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 नए स्थानों को एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम्स के माध्यम से जोड़ा गया है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन तो आसान होगा ही, व्यापार कारोबार के लिए, टूरिज्म के लिए, रोजगार स्वरोजगार के लिए भी अनेक नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना ये राष्ट्र और संस्कृति है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सांसद राज्य के विधायक के रूप में सभी की जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र के सामने आ रही हर चुनौती को मिलकर हराएं। हम लोकतंत्र के सामने आ रही हर चुनौती को मिलकर हराएं। पक्ष विपक्ष के भेद से ऊपर उठकर देश के लिए, देश हित के लिए हमारी आवाज एकजुट होनी चाहिए। जनता से जुड़े विषयों पर सदन सकारात्मक संवाद का केंद्र बने। सकारात्मक कार्यों के लिए हमारी आवाज उतनी ही बुलंद दिखे। इस दिशा में भी हमें। दिल्ली में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में खनिज खनन क्षेत्र विकास अपने चरम पर पहुंच गया है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि सतत खनन समय की मांग है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने 17 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मॉनसून सत्र 18 जुलाई को शुरू होकर 12 अगस्त तक चलना तय है। इसमें कुछ
इसमें कुल 26 दिनों की अवधि में 18 बैठकें होंगी। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेश में विकसित वैक्सीन QHPV को बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी। क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन यानी कि QHPV भारत में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका है। विनिर्माण, बिजली और खनन क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश का औद्योगिक उत्पादन इस साल मई में 19.6% बढ़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण के क्षेत्र में उत्पादन इस साल नई दिल्ली में 20.6% बढ़ा। खनन उत्पादन 10.9% और बिजली उत्पादन 23.5% बढ़ा। पिछले साल मई में IIP में 27.6% की वृद्धि हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत भारत जल्द ही 200 करोड़ टीके लगाने वाला देश हो जाएगा। देश में अब तक 199 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। और भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच को शानदार ढंग से जीत लिया है। इस मैच को इंडिया ने 10 विकेट से जीता। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की धारदार गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड की पूरी टीम 25.2 ओवर में 110 रन बनाकर ढेर हो गई। वहीं 111 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट खोए 18.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 76 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। 6 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से नवाजा गया। 3 वनडे मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। अब करते हैं राज्यवार सुर्खियों की ओर रुख। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक्शन मोड में चुनाव आयोग। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिस का जवान शहीद हो गया है, जबकि 2 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। शहीद जवान की पहचान मुस्ताक अहमद के रूप में हुई है। इसके साथ ही हमलावरों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में मंगलवार से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। राज्य में स्कूली शिक्षा के प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा निदेशालय में बाल वाटिका शुभारंभ किया। इसी के साथ उत्तराखंड नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन के बीच बातचीत के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस अहम फैसले से प्रदेश के 40 लाख से अधिक किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा कवर मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों के सुझावों के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरल और सुविधाजनक बनाया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के मामले में राजस्थान के 9 स्थानों पर तलाशी ली। उदयपुर के मालदास स्ट्रीट में उसकी दुकान पर धारदार हथियारों से लैस 2 हमलावरों ने दर्जी की हत्या कर दी। मंगलवार को मामले में आरोपी और संदिग्धों के परिसरों में की गई तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। दिल्ली पुलिस पहली बार कांवड़ यात्रा पर ड्रोन से नजर रखेगी। यात्रा के दौरान सभी रूट पर ड्रोन नजर आएंगे। इससे जरूरत पड़ने पर पुलिस तत्काल सक्रिय हो जाएगी। वहीं कांवड़ रूट पर 1925 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे। साथ ही रूट पर करीब 56 ट्रेन लगाई जाएंगी। पुलिस बाइक से कांवड़ रूट पर पेट्रोलिंग होगी। कांवड़िए जिस समय सड़क को क्रॉस करेंगे उस समय ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। सांप्रदायिक दंगों वाली जगहों पर अमन कमेटियों की बैठक की जा रही है। दिल्ली पुलिस ऐप के जरिए कांवड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर रही है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना फिर से पांव पसारने लगा है। मंगलवार को प्रदेश में 356 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1350 हो गया है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ने से प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के साथ साथ जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाई है उन्हें अस्पताल में वैक्सीन लगाने को कहा गया है। अस्पतालों में 32 मरीज उपचाराधीन हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर उत्तर प्रदेश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी में भर्ती आरक्षियों के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि पीएसी बल को समाप्त करने के लिए पहले की सरकारों ने 54 कंपनियां समाप्त कर दी थीं। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के 3 आरोपियों को कोर्ट ने 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वहीं 4 अन्य आरोपियों को 1 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गुजरात में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से आफत मची है। यहाँ कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं अहमदाबाद सहित कई शहर जलमग्न हो गए हैं। दक्षिणी गुजरात के डांग, नवसारी, तापी और वलसाड़ जिले भारी बारिश से प्रभावित हैं, जबकि मध्य गुजरात के पंचमहल, छोटा उदयपुर और खेड़ा जिलों में भारी बारिश हुई है। यहाँ लोगों के घरों में पानी घुस आया है। हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक यहां अब तक बाढ़ और भूस्खलन से 61 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने यहां अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भी भारी बारिश से स्थिति काफी बिगड़ गई है। यहां 1 जून से अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गढ़चिरौली, नंदुरबार और मुंबई के उपनगरीय इलाकों में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। रत्नागिरी जिले में चिपळूण शहर में बाढ़ के बाद यातायात को बंद कर दिया गया है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ की 3 टीमों को संकटग्रस्त जिलों में तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए 14 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी कर रखा है। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश के बाद जलाशयों में पानी भरता जा रहा है। इसका असर श्री राम सागर प्रोजेक्ट डैम पर दिखा। जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। फौरन डैम के गेट खोलने का फैसला किया गया। अधिकारी मौके पर पहुंचे और डैम के 9 गेट खोल दिए गए। इधर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में पानी का स्तर बढ़कर 12.1 लाख क्यूसेक पर पहुंचने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राजा महेंद्रवरम के पास डोवालेश्वरम बैराज में पहली चेतावनी जारी कर दी गई है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और राजपक्षे शासन के अन्य प्रभावशाली अधिकारियों को शीर्ष अदालत की पूर्व मंजूरी के बिना देश से बाहर जाने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी किए जाने का आग्रह किया गया है। लेकिन एएफपी न्यूज एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे मालदीव पहुंच गए हैं। इस बीच ये भी सूचना है कि श्रीलंका के पूर्व वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे को देश छोड़ने से रोक दिया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफा देने की घोषणा के बाद श्रीलंका के राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय सरकार बनाने और 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव करने की दिशा में कई कदम उठाए, ताकि देश को और अराजकता की ओर बढ़ने से रोका जा सके। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के कार्यालय ने कहा था कि नई सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनते ही समूचा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देगा और नई सरकार को अपनी जिम्मेदारी सौंप देगा। रूस यूक्रेन युद्ध में अब ईरान रूस का साथ देगा। इस युद्ध में ईरान की तरफ से रूस को कार्रवाई के लिए ड्रोन मुहैया कराए जाएंगे। उधर बाइडेन सरकार ने कहा कि वह इस युद्ध में यूक्रेन को $1.7 अरब की सहायता देगा। अमेरिका का दावा है कि ईरान सैकड़ों हथियार और सक्षम ड्रोन रूस को देने की तैयारी में है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान ने अभी तक रूस को कोई ड्रोन दिया है या नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत में कानूनी और प्रशासनिक ढांचा बनाए जाने और कई राज्यों में बाल सुरक्षा सेवाओं की पहुंच में सुधार का स्वागत किया है। हालांकि कुछ जिलों में हथियारबंद समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती किए जाने के खतरे को लेकर उन्होंने चिंता भी जताई। ट्विटर ने एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। पिछले कुछ दिनों से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर $44 अरब का अधिग्रहण सौदा रद्द होने के बाद मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा था। न्यूयॉर्क के नामी कानूनी फर्म वाचटेल, लिप्टन, रोसेन एंड कार्ड्स ने आरोप लगाया है कि एलन मस्क ने ट्विटर के सौदे से बचने की कोशिश की है, जो अनुबंध का उल्लंघन है। अमेरिका और वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया है कि वो युद्धग्रस्त यूक्रेन में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आर्थिक मदद मुहैया करेगा।
अमेरिका और वर्ल्ड बैंक से मिले 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जरिए स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी तनख्वाह समय पर दी जा सकेगी। नासा वेब टेलीस्कोप ने विशाल गैस ग्रह WASP 96b पर पानी के हस्ताक्षर पर कब्जा कर लिया है, जो 1150 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा करता है। नासा के मुताबिक उन्होंने पहली बार इस एप्रोस प्लेनेट के वातावरण में बादलों के साक्ष्य का पता लगाया है। शालिनी, अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। पलटते हैं इतिहास के पन्नों को, उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जिनका नाम किसी विशेष कारण से इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो देखते हैं आज के दिन से जुड़ा इतिहास। 13 जुलाई वर्ष 1974 को क्रिकेट के इतिहास में भारत ने अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला था। भारत ने अपना यह पहला मैच इंग्लैंड के विरुद्ध खेला। यह मैच भारत ने अपने इंग्लैंड दौरे के समय हेडिंग्ले लीड्स में खेला था। आज भले ही एक दिवसीय मुकाबला 50-50 ओवर का होता है, लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया यह एक दिवसीय मैच 55-55 ओवर का था। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 53.5 ओवर में 265 रन बनाए। जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम ने 51.1 ओवर में 266 रन बनाकर इस मैच में जीत हासिल की। इस मैच को इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीता। 90 रन बनाने वाले इंग्लैंड के जॉन एड्रिज ने इस मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। इस मैच में भारत के कप्तान थे अजीत वाडेकर। भारत की तरफ से ब्रजेश पटेल ने सर्वाधिक 82 रन बनाए थे। और अब नजर डालते हैं आज के दिन से जुड़ी गतिविधियों पर। कार्मिक लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी आज दोपहर 12 बजे मध्यस्थता विधेयक 2021 पर समिति की 117वीं रिपोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यसभा के सभापति को प्रस्तुत करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में शाम करीब 5:30 बजे पद्मश्री डॉक्टर गरिकापति नरसिम्हा राव को संस्कार पुरस्कार प्रदान करेंगे। संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आज आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस मना रहा है। इस महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में किया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के बाद बौद्ध समुदाय के लिए ये दूसरा सबसे पवित्र दिन है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश होगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज, श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति की आज बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित की जाएगी। साथ ही याचिका समिति की बैठक भी आज होनी है। शालिनी, आज गुरु पूर्णिमा है। आज गुरुओं को नमन करने का दिन है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा वो दिन जिस दिन अपने गुरु को नमन किया जाता है। इस दिन अपने गुरु के साथ साथ गुरुओं के गुरु महर्षि वेदव्यास का भी उनको भी नमन किया जाता है। इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। बिल्कुल नरेंद्र, और ऋषि पराशर के घर में जन्मे वेदव्यास का पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन। आषाढ़ पूर्णिमा को जन्मे वेदव्यास ने वेदों को विभाजित करने का काम किया था। महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता थे। इसके साथ ही उन्होंने 18 और पुराणों की भी रचना की थी। गुरु वेदव्यास को हमारा नमन। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी मंगल कामनाएं दी हैं। अपने ट्विटर संदेश में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि समस्त गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा पर्व की मंगल कामनाएं। गुरुजन ही समाज को धर्म, न्याय, सेवा और परमार्थ का मार्ग दिखाकर विश्व में शिक्षा और ज्ञान का प्रकाश करते हैं। वे अपने तप और समर्पण से ऐसे ऊर्जावान नागरिक तैयार करते हैं जो राष्ट्र को महान बनाते हैं। आज के दिन सभी गुरुजनों का वंदन। शालिनी, अब बात करते हैं एक ऐसे न्यूज़ की जो एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरी हुई है। जो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, यानी कि पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में। पॉजिटिव न्यूज़ में हम आपको बताएंगे त्रिपुरा के अगरतला में रहने वाली एक ऐसी महिला के बारे में जिसने 53 साल की उम्र में वो कमाल करके दिखाया है जिसके बारे में सोचना उनकी उम्र की महिलाओं के लिए आसान नहीं होता।
बिल्कुल नरेंद्र, 53 वर्ष की उम्र में कई बार कुछ लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, कुछ शारीरिक परेशानियों से घिर जाते हैं, लेकिन इस उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाना जो वाकई में लोगों के लिए मिसाल बन सके, वो काबिले तारीफ है। तो कौन है वो महिला और क्या है, ये जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। अगर आपके अंदर पढ़ने और कुछ नया करने का जुनून है तो आप किसी भी उम्र में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसे साबित किया है अगरतला की 53 वर्षीय हिला रानी दास ने। इन्होंने अपनी 2 बेटियों के साथ मैट्रिक की परीक्षा दी। हिला रानी दास ने पहले 2 बार भी मैट्रिक परीक्षा देने की कोशिश की थी, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते नाकामयाब रही थी और इस बार वे कामयाब रही। मैं बहुत 94 में पहले साल दिया था, इसका बाद नहीं दिया। इसका दूसरा टाइम जब दिया था मेरा हस्बैंड गुजर गया था, इसका बाद नहीं दिया था। इस साल मेरा 2 लड़की का साथ मैंने दूसरी बार दे रहा हूँ। उम्र के जिस पड़ाव में लोग अक्सर दूसरे कामों में वक्त गुजारते हैं, उस उम्र में इस महिला के अंदर मैट्रिक की परीक्षा देने का जज्बा इनकी बेटियों ने भरा। हिला रानी दास इस बार मैट्रिक पास होकर काफी खुश हैं। 2 लड़की ने और मास्टर ने मेरा आसपास सब मिलके मेरे को दिया था। मैं तो पास किया, 2 लड़की भी पास किया, बहुत अच्छा लग रहा है। हिला रानी दास की बेटी जयश्री दास का कहना है कि उनकी तरह बाकी बच्चों को भी अपने माता पिता को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। इस साल मुझे इस बात की बहुत खुश हो रही है क्योंकि मेरी 2 बहन के साथ मेरी मम्मी भी इस साल पास हुई है। मम्मी ने मैट्रिक और हम दोनों ने सेकेंडरी किया है, तो इस साल इसलिए मेरा बहुत खुश हो रही है। एक साथ माँ और बेटी तीनों दे रही है। सब बच्चों को मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि आपकी मम्मी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बचपन पे तो मम्मी ही सपोर्ट करती थी हम लोगों की, मम्मी को हम भी सपोर्ट कर लेती हूँ ना। जिस कठिन परिश्रम जज्बे के बल पर 53 साल की इस महिला ने पढ़ाई को सशक्तिकरण का हथियार बनाया है, वो वाकई समाज के लिए प्रेरणा है। बिल्कुल नरेंद्र, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और बढ़ती हुई उम्र में भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो सब कुछ मुमकिन है। बस आपके हौसलों में दम होना चाहिए। और बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम 75 Years Laws That Shaped India की। आज इस विशेष कार्यक्रम में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पर चर्चा की जाएगी। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को हिंदुओं में विवाह से संबंधित कानूनों में संशोधन और संहिताकरण के लिए अधिनियमित किया गया है। We are deliberating the Hindu Marriage Act 1955. Hindu Marriage Act brought equality in the society. Now men and women both have equal rights, whether it is divorce, marriage or succession. Under the Hindu Marriage Act, the section which provides for divorce by mutual consent, which has given way for couples who do not want to stay together, which I think is very, very relevant and very progressive. Watch with us 75 years laws that shaped India. तो देखना मत भूलेगा आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम को। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हेलो इंडिया में आपको जो भी पॉजिटिव स्टोरी दिखाई जाती है, खबरें दिखाई जाती हैं और जो भी खास हम आपके लिए लेकर आते हैं, वो सब कुछ आप संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। और साथ ही नरेंद्र, संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी उपलब्ध है, तो वहाँ भी आप हमारी आईडी को ज़रूर फॉलो करें और अपने सुझाव ज़रूर दें। शालिनी, अब चलते चलते में क्या है हमारे पास खास आज दर्शकों के लिए। चलते चलते में आपको लेकर चलते हैं चेन्नई के मशहूर मरीना बीच पर। चेन्नई के इस बीच पर एक अनोखा इको फ्रेंडली टॉय स्टॉल लगाया गया है। नरेंद्र, ये टी स्टॉल खास है क्योंकि यहाँ पर कोकोनट शेल से बने कप में चाय परोसी जा रही है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। चलते चलते आप देखिए ये खास तस्वीरें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।